गुजरात सरकार ने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट अमेंडमेंट एक्ट 2020 पास कर दिया है। अब इस संशोधन जो किया है, जो एक्ट है, इस एक्ट के मुताबिक अब निजी संस्थाएं भी अपनी मार्केट कमेटी बना सकेंगी। मध्य प्रदेश सरकार भी ऐसा फैसला ले चुकी है। पहले एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी को पूरे तालुका में मंडी टैक्स लगाने का अधिकार था, लेकिन अब वो सिर्फ अपनी सीमा में होने वाली खरीद बिक्री पर ही मंडी का टैक्स लगा पाएगी। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी यानी वो प्लेटफॉर्म जो किसानों और व्यापारियों को अपनी फसल बेचने की जगह मुहैया करवाता है। इस एपीएमसी में फसलों की खरीद और बिक्री पूरी तरह सरकार की निगरानी में होती थी। गुजरात सरकार का कहना है कि इस एक्ट से अब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और किसान सिर्फ एक एपीएमसी में अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर नहीं होगा। गुजरात सरकार के इस फैसले से ज़्यादातर एपीएमसीज ने नाराज़गी जताई है। एपीएमसीज जो हैं, मैं दोबारा बता दूं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट जो हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, उन्होंने नाराज़गी जताई है। उनका कहना है कि इस फैसले से अब उन्हें रेवेन्यू का नुकसान होना तय है। मेरे साथ मेरे सहयोगी गुरदीप सफल बने हुए हैं। गुरदीप, मैं आपसे मेरे साथ हरवीर सिंह भी जुड़ चुके हैं। आप बिजनेस जर्नलिस्ट भी हैं और आउटलुक के एडिटर भी हैं। हरवीर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और धन्यवाद अपना समय हमें देने। नमस्कार। ये जो गुजरात सरकार ने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट अमेंडमेंट एक्ट 2020 पास कर दिया है, क्या लॉकडाउन और कोरोना वायरस की आड़ में सरकार का लिया गया ये फैसला किसान विरोधी है और इससे सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा होगा? देखिए विनोद जी, आपने ठीक कहा है कि बहुत सारे काम ये सरकार लॉकडाउन के बीच में ऐसे कर रही है जिनके बारे में कोई पब्लिक डिबेट नहीं हो रही, कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी कोई राय इसमें शामिल नहीं है। एक तरफा फैसले हो रहे हैं। अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट को आप बेहतर से लागू करें तो वही किसानों के हितों का संरक्षण कर सकता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट के ना होने वाला एक राज्य मैं आपको बताऊं कि वो बिहार है, और बिहार में आप देख सकते हैं कि वहाँ के किसानों की क्या हालत है। उसके मुकाबले पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में काफ़ी हद तक, महाराष्ट्र में जहाँ पर ये ठीक से लागू है उसमें खामियां हैं। आप खामियों को दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको आप ख़त्म करके सीधा प्राइवेट ट्रेडर को उसकी सारी ताकत उसके हाथ में दे देंगे तो ये किसानों के लिए बहुत ही घातक साबित होने वाला है। जी गुरदीप, बहुत संक्षेप में आपका कमेंट क्या है इस पर? विनोद जी, लगातार हम देख रहे हैं कि कुछ स्टेट्स में जैसे लेबर लॉस को भी सस्पेंड कर दिया है, 3-3 साल के लिए यूपी ने कर दिया है। एपीएमसी के लिए बहुत समय से देश में डिबेट चल रही थी और अचानक से अब कोरोना से लड़ने के नाम पे ये चेंजेस लाए गए हैं। अब गुजरात के अंदर देखिए तो पिछले साल करीब 35,000 करोड़ का एपीएमसी ने बिजनेस किया था, जिसमें आधा % उनकी फीस मिलती थी। अब बहुत सारी एपीएमसी का इलाका छोटा है, वहाँ पे अगर प्राइवेट प्लेयर आएंगे, और गुजरात में प्राइवेट प्लेयर्स की कमी नहीं है, सारे बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर जो एग्रीकल्चर के हैं गुजरात में बेस्ड हैं, तो उन छोटी एपीएमसी के तो अस्तित्व पे खतरा हो जाएगा। खुद सरकार ने, गुजरात सरकार ने बोला है कि हो सकता है बाद में हम छोटी एपीएमसी के लिए 5 किलोमीटर का दायरा सुरक्षित कर दे। खुद सरकार गुजरात की मान रही है कि छोटी एपीएमसी को, जो मंडियाँ हैं, उनको खतरा हो सकता है प्राइवेट प्लेयर से। तो ऐसे में ये जो बिना सलाह मशवरा के कोरोना के बहाने से जो चेंजेस आ रहे हैं, थोक के चेंजेस, शायद आज जो पीएम ने बोला है उसका मतलब भी यही है। ऐसा नहीं है, पीएम ने आज इशारों में बात यही बोली है कि हमारे लॉज सब हम चेंज करेंगे, लैंड के भी, लॉज के भी, लेबर के भी। तो ये उसी की एक झलकी है। जी मैं आगे बढ़ता हूं। राज्य सरकारों का कहना है कि उनके इस फैसले से किसानों को फायदा होगा, लेकिन किसान नेता केदार शंकर सिरोही कहते हैं कि ये फैसला मंडियों को कॉर्पोरेट हाथों में सौंपने की शुरुआत है। केदार शंकर सिरोही के मुताबिक इस फैसले से किसानों को कई नुकसान होने की संभावना है, जिसका जिक्र हमारे मेहमान भी कर रहे हैं। जैसे हो सकता है किसानों के सिर्फ उसी अनाज की बिक्री हो जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। फसल की असली कीमत क्या रही, इसकी तस्दीक, इसकी पुष्टि, इसकी कंफर्मेशन नहीं हो पाएगी। अगर फसल की जो क्वालिटी और कीमत पर विवाद होता है तो ऐसी हालत में किसानों का पक्ष ही कमज़ोर होगा। सीमित फसलों की बिक्री होगी।
जिन किसानों की फसल छोटी और कम होगी उन्हें बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। गांव में कमीशन एजेंट बनेंगे जिसका भार किसानों पर ही आएगा। निजी क्षेत्र के आने से बड़े व्यापारियों को जहां फसल की कीमत सस्ती मिलेगी वो वहीं से ही खरीदेंगे और इससे फसल के भाव भी गिर जाएंगे। हरवीर, मेरा आपसे सवाल ये है, जैसा कि हमने बताया इस एक्ट से किसानों को इतना नुकसान होगा, आपने भी कहा, तो सरकार किस बुनियाद पर कह रही है कि इससे किसानों को फायदा पहुंचेगा? असल में ये देखिए कि अभी जो इसमें स्थिति है, अगर ये लोग कहते हैं कि प्राइवेट ट्रेडर का इन्वॉल्व करेंगे, अभी भी सारी मंडियों में प्राइवेट ट्रेडर इन्वॉल्व हैं। एपीएमसी के माध्यम से कम उनके ऊपर एक रेगुलेशन होता है, उनकी एक निगरानी होती है कि वो किस मोल भाव पे खरीद कर रहे हैं, क्या वो नियमों का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है एटलीस्ट। तो आपको कोई भी इंटरवेंशन कर सकना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एपीएमसी ही नहीं होगा और ये एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाएगी, और आपने कहा कि डायरेक्ट खरीदेगा, कहाँ खरीदेगा, किस भाव पे खरीदेगा, ये जो हम लोग एक तरीके से एपीएमसी के हर राज्य का अपना कानून है और केंद्र का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दखल नहीं है, लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन की व्यवस्था थी उसको आप और सेंट्रलाइज कर रहे हैं, उनको आदेश दे करके या अपनी पार्टी की सरकार है वहाँ पर तब्दीली करा के। तो सवाल है कि जब रेगुलेशन ही नहीं रहेगा तो जो आपने ये जिक्र किया कि किसान के हित का संरक्षण कैसे होगा, कोई आर्बिट्रेशन होगा तो उसके पक्ष में कौन खड़ा होगा, तो तब कैसे होगा? तो ये आपको स्ट्रेंथन करना था कि मार्केटिंग के जो किसानों के अपने उपक्रम है, वो कोऑपरेटिव हो या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको मजबूत करने की जरूरत थी। आप उसको छोड़ करके बीच में भाग गए और सीधा आपने कहा कि बड़े प्राइवेट ट्रेडर को अलाउ कर दो। और मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश में देश की एक बड़ी कंपनी को शामिल किया गया अभी प्रोक्योरमेंट सिस्टम में। तो ये जो है एक तरीके से जो बड़े कॉर्पोरेट है उनको शामिल करने का तरीका है। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। अपना रोजगार खो चुके मजदूरों से उनके बुनियादी अधिकार भी अब छीने जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकारें मजदूरों के हक छीनकर श्रम कानूनों में संशोधन कर रही हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, गोवा के बाद अब कर्नाटक में भी जो लेबर लॉज हैं उनमें भी तब्दीली लाई जाने की बात हो रही है। कर्नाटक सरकार फैक्ट्री एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट सहित कई लेबर लॉज में संशोधन करने जा रही है ताकि उद्योग जगत को राहत पहुंचाई जा सके। कुछ कानूनों को छोड़कर उत्तर प्रदेश में पहले ही 3 साल तक के लिए श्रम कानून, लेबर लॉज जो हैं वो स्थगित हो चुके हैं। 2 दिन पहले की बात है। गुजरात में काम के घंटे 8 से 12 कर दिए हैं और कर्मचारियों को उसका ओवरटाइम नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि श्रम कानून में बदलाव से विकास होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। पंजाब सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के फैसले को वापस ले लिया है। मेरा तीसरा और आखिरी सवाल आप दोनों से ये है, मैं संक्षेप में जवाब चाहूँगा। सरकार का दावा है कि जो लेबर लॉज में बदलाव से इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी, लेकिन इसके लिए मजदूरों के जो हक हैं उनको ख़त्म करके क्या उन्हें एक तरह से बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर बनाना नहीं है क्या? हरवीर, पहले आप। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक तो हमारे देश में वैसे ही 90% से ज़्यादा जो वर्कफोर्स है वो किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है। जो थोड़े बहुत है भी, आप उनको भी एक तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो बॉन्डेड लेबर का तरीका है ना, उसको आप वेजेस प्रॉपर तय करेंगे, ना उसके काम के घंटे तय करेंगे, ना उसके जो बुनियादी जो सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग, उसको भी आप उससे दरकिनार कर रहे हैं। और आप ये देख लीजिए, दुनिया भर की जो भी बड़ी इकोनॉमीज हैं उन सब में मजबूत ट्रेड यूनियंस हैं, बेहतर लेबर लॉज हैं, और दुनिया के जितने अच्छे बड़े प्रोडक्ट्स हैं वो इसके लिए कंप्लायंस मांगते हैं। इवन बांग्लादेश जैसे देश से वहाँ पर जो आपका टेक्सटाइल के जो प्रोडक्ट बनते हैं उसके लिए कंप्लायंस मांगा जाता है। हमारे यहाँ भी आप तिरुपुर में जाके देख सकते हैं, जहाँ से इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए हम प्रोडक्ट बनाते हैं, उनके दरवाजे के बाहर लेबर लॉ कंप्लायंस का वो लगा रहता है बोर्ड। तो ऐसे में आप जो है, क्या आप मिट्टी ढोने और बिल्कुल एकदम बेसिक लेबर करने वाले लोग चाहिए जो ऐसे प्रोडक्ट बना पाएंगे, या आपको ऐसे प्रोडक्ट चाहिए दुनिया में compete कर पाएंगे? तो ऐसे में आप जो श्रमिक हैं उनके हितों को दरकिनार करके उनको एक तरीके से जो मानवता के नाते उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है और जो उनका राइट भी है, वो वेजेस के हों, वेजेस में रिवीजन के हों या बेहतर जीवन के हों, उसको आप एक तरफा खत्म करके कौन सा रास्ता निकालना चाहते हैं विकास का? ये अपने आप में एक नया मॉडल सामने आ रहा है और मेरे ख्याल से ये हमें पीछे ले जाएगा आगे ले जाने के बजाय। जी गुरदीप, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे हालात में जो कोरोना के आड़ में कहें या कोरोना की वजह से कहें, जब संसद के
जो सिलेक्ट कमिटीज़ है वो नहीं बात कर पा रही हैं, जब विपक्ष की आवाज़ सामने नहीं आ रही है, ऐसे में मज़दूरों के हक छीना जाना, 8 से 12 घंटे काम करवाना, क्या ये बंधुआ मजदूर बनाना नहीं है? क्या ऐसे में ज़रूरी नहीं हो जाता कि जो विरोध की आवाज़ें हैं वो और ज़्यादा मुखर हों, तेज़ हों? बिल्कुल ज़रूरी है। अब ये सब जो हो रहा है, ये त्रासदी जो आई है, इससे जो मंदी आएगी उससे निपटने के नाम पे हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये द ग्रेट डिप्रेशन जो 1930 में आया था दुनिया में, उसके बाद ये सबसे बड़ा डिप्रेशन आ रहा है, सबसे बड़ी मंदी है। लेकिन तब क्या हुआ था? आप देखिए अमेरिका उससे कैसे उभरा था। 1932 के अंदर उसने इंडस्ट्रियल रिकवरी एक्ट पास किया था, जिसमें मिनिमम वेजेस तय किए थे लेबर के, जिसमें काम के जो घंटे उनके फिक्स किए गए थे, कम किए गए थे, उनको यूनियन बनाने के राइट दिए गए थे। और जो लेबर को अमेरिका ने पूरा बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे लेबर को मजबूत करने के लिए। उसकी वजह से अमेरिका दोबारा से बाउंस बैक कर पाया और वर्ल्ड लीडर बन पाया। खुद हमारे यहाँ उसी दौर में 1931 में स्वराज की जब बात हुई थी तो कराची रेजोल्यूशन पास हुआ था। उसके अंदर सबसे बड़ी बात थी कि लेबर रिफॉर्म्स की बात थी और मजदूरों के हक की बात थी। तो ये जो कम घंटे 8 घंटे काम की बात है, जो मिनिमम वेजेस की बात है, वो तो हमारे स्वराज से जुड़ा है, स्वाधीनता से जुड़ा हुआ है। और मंदी से निपटने के नाम पे अगर आप उसको दरकिनार करेंगे और अगर आप मजदूरों को कमज़ोर करेंगे तो केवल कॉरपोरेट लीडर्स के सहायता से, केवल कंपनी के मैनेजमेंट की मदद से अगर आप सोचते हैं कि मंदी से पार पा जाएंगे या दुनिया में आर्थिक महाशक्ति बन जाएंगे, तो दुनिया के पुराने जो इतिहास हैं वो ऐसे नहीं हैं।